डिटेल प्रारूप पर चर्चा करेंगे। जब कॉस्ट शीट डिटेल में बनाई जाती है तो ये आपके सामने है। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाता है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड की गणना कैसे की जाती है? सबसे पहले ओपनिंग रॉ मटेरियल, उसमें परचेज जोड़ देंगे, उसमें कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कैरिज इनवर्ड, कस्टम ड्यूटी, फ्रेट, प्राइमरी पैकिंग एक्सपेंसेस, ये कुछ दिया हो तो ये सब जोड़ देंगे। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का लेस कर देंगे, तो रॉ मटेरियल यूज जो उस वस्तु को बनाने में जितना रॉ मटेरियल यूज हुआ है, कंज्यूम्ड हुआ है, उसकी राशि आ जाएगी। यदि इसमें हम डायरेक्ट वेजेस जोड़ दें और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस या चार्जेबल एक्सपेंसेस, प्रत्यक्ष व्यय जोड़ दें तो बन जाती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में यदि हम फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड जोड़ दें, फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड कौन से हो सकते हैं? ये आपके सामने मैंने कुछ मेन लिख दिए हैं, और भी हो सकते हैं जैसे फैक्ट्री का किराया, रेंट, रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस फैक्ट्री का, फैक्ट्री की लाइटिंग, सुपरविजन के खर्चे, मोटिव पावर, मशीनों के पावर, ग्रीस, वाटर, फ्यूल, ऑयल, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस, नक्शा विभाग के व्यय, वेलफेयर एक्सपेंसेस, श्रम कल्याण व्यय, indirect wages, technical director fees, depreciation of plant, machinery, factory building, work manager salaries, supervisor salaries, service department expenses, धुलाई, repair and maintenance, factory cleaning, all other factory expenses, ये मेन मैंने लिख दिया। ये सब जो भी है फैक्ट्री एक्सपेंसेस कहलाते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड कहलाते हैं। तो ये इसमें यहाँ लिखे सबकी टोटल राशि बाहर लिख देंगे। और यदि हमें वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब अर्धनिर्मित माल, कारखाने में बहुत सी वस्तु ऐसी होती हैं जिन पर कारखाने में निर्माण चलता रहता है। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस जिसे अर्धनिर्मित माल भी कहा जाता है, चालू कार्य कहा जाता है, वह कार्य है जो अभी तक उत्पादन प्रक्रिया में ही है, अर्थात जिस पर निर्माण कार्य प्रारंभ तो हो गया है लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। प्रत्येक कारखाने में सदैव कुछ ऐसी वस्तुएं रह जाती हैं जिन पर कुछ निर्माण कार्य तो हो चुका होता है परंतु वे पूर्ण रूप से निर्मित नहीं होती हैं। ऐसी इकाइयां अथवा कार्य को वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। ऐसे कार्य का मूल्यांकन करने की दो विचारधाराएं हैं। या तो ऐसे कार्य का मूल्यांकन मूल लागत पर किया जाता है या फिर कारखाना लागत पर किया जाता है। तो क्योंकि ऐसा कार्य निर्माण अवस्था में होता है जिस पर सामग्री तथा श्रम के अतिरिक्त कारखाने के कुछ उपरिव्यय भी आवश्यक हो चुके होते हैं। अतः मैंने भी आपको बताया कि वर्क इन प्रोग्रेस का मूल्यांकन करने की दो विचारधाराएं हैं। एक, यदि उसका मूल्यांकन मूल लागत पे किया जाए और या फिर कारखाना लागत पे किया जाए। तो कारखाना लागत पे किया जाना ज़्यादा बेटर होता है, उचित होता है, क्योंकि ऐसे कार्य पर सामग्री और श्रम तो खर्च हो चुके होते हैं लेकिन कारखाना व्ययों का कुछ भाग भी व्यय हो चुका होता है, इसलिए उनका मूल्यांकन यहाँ पे किया जाता है ये कारखाना उपरिव्यय जोड़ने के बाद। तो यदि ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दिया है तो उसको तो जोड़ देंगे और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस घटा देंगे। तो वर्क इन प्रोग्रेस का समायोजन करने के बाद जो शेष बच जाता है वो फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट कहलाता है। इसके बाद इसमें जोड़ते हैं ऑफिस ओवरहेड। ये इतने सारे मैंने आपको लिख दिए हैं, ये ऑफिस ओवरहेड होते हैं। ऑफिस रेंट, रेट, टैक्सेस, ऑफिस सैलरी, लाइटिंग, क्लीनिंग, प्रिंटिंग और स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस प्लांट मशीनरी बिल्डिंग, ऑफिस रिपेयर, बैंक चार्जेस, ऑडिट फीस, लीगल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, और इसके अलावा जो डायरेक्टर वगैरह के खर्चे हैं ये ऑफिस से संबंधित खर्चे हैं। तो ये ऑफिस ओवरहेड, ये जोड़ने के बाद फैक्ट्री कॉस्ट में ये जोड़ने के बाद आ जाती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ आउटपुट, अर्थात जो हमने माल अभी फ्रेश बनाया है उसकी लागत आ गई, निर्मित माल की लागत, उत्पादित माल की लागत। और यदि हमें निर्मित माल का भी प्रारंभिक और अंतिम स्टॉक दिया है तो हम इसमें ओपनिंग स्टॉक तो जोड़ देंगे फिनिश गुड्स का और क्लोजिंग घटा देंगे, तो आ जाएगी कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, बेचे गए माल की लागत, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, बेचे गए माल की लागत। और अंत में इसमें यदि हम सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़ दें, जो कि ये इस तरह के होते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, विज्ञापन व्यय, शोरूम के खर्चे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सेल्समैन की सैलरी, जो माल को बेचने और ग्राहकों तक बेचने से संबंधित होते हैं, काउंटिंग हाउसिंग सैलरी, सर्विस एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस, रेंट ऑफ
warehouse, expenses of delivery van, salary of packing department, collection charges, cost of tenders, branch expenses, ये सब ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। ये जोड़ने के बाद आ जाती है टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचे गए माल की कुल लागत, और यदि हम इसमें प्रॉफिट जोड़ दें तो आ जाता है सेलिंग प्राइस। तो ये कॉस्ट शीट का एक डिटेल परफॉर्मा है। ये इतनी इस तरह से बनानी है आपको। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट आएगी। प्राइम कॉस्ट में यदि हम फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दें तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी और वर्क्स कॉस्ट आ जाएगी। फैक्ट्री कॉस्ट में यदि हम ऑफिस ओवरहेड या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ दें तो ऑफिस कॉस्ट आ जाएगी। ऑफिस कॉस्ट में यदि हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ दें तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो ये आपके सामने है डिटेल प्रारूप। अब हम ये कुछ आपको लाभ की परसेंटेज बताई गई है। लाभ रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दो प्रकार से निर्धारित किया जा सकता है प्रॉफिट, या तो कॉस्ट का या सेल्स का। तो ये आप जैसे कि प्रॉफिट की जो प्रतिशत है वो क्वेश्चन में दो तरीके से दी जा सकती है, या तो विक्रय पर या लागत पर। तो ये आपको दोनों में आपस में संबंध बनाना आना चाहिए। जैसे प्रॉफिट यदि कॉस्ट का 25% दिया गया है ना, कॉस्ट का 25%, तो वो बिक्री के 20% के बराबर होता है। कॉस्ट का 25% 25%, सेल्स के 20% के इक्वल होता है। और यदि प्रॉफिट कॉस्ट का 10% दिया गया है तो वो सेल्स के 1/11 के बराबर होता है। इसी तरह से प्रॉफिट यदि कॉस्ट का 20% है तो वो कॉस्ट को सेल्स के 1/6 के बराबर होगा या 66 के बराबर होगा। प्रॉफिट यदि कॉस्ट का 1/3 या 33.33% दिया गया है तो वो सेल्स का 1/4 के बराबर होगा। इसी तरह से कुछ परसेंटेज दी गई है। आपको दोनों में प्रॉफिट का बिक्री और लागत से क्या संबंध होता है ये रिलेशन मालूम होना चाहिए। और ये नहीं तो ये मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, ये आपको समझ आना चाहिए, आपस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। यदि लाभ की दर प्रश्न में बिक्री पर दी गई है तो आपको उसको लागत में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और यदि लागत पे दी गई है तो उसको बिक्री पर कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो ये कॉस्ट शीट बनानी है जी। कॉस्ट शीट बनाने के दो प्रारूप मैंने आपको बता दिए, और जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो कॉस्ट का उसके क्या रिलेशन होता है और सेल से क्या रिलेशन होता है वो भी मैंने आपको बता दिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा।